गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है मैंने कल आपके एग्जाम्पल कराए थे, तो आज हम क्या है ऑब्जेक्टिव करेंगे। और ऑब्जेक्टिव करने के बाद क्या है कल हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो भी थ्योरी है ज़्यादातर उसमें, ठीक है। तो क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में इसके ऑब्जेक्टिव में इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि तुम इसमें से इस क्वेश्चन कहना इसमें से तुम्हें क्या है आगे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपना जो पहला हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव है ये करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है कि 1 जूल कार्य बराबर है, क्योंकि देखो जब तुम्हारे हाफ ईयरली होगी उसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इन्हें भी बता देता हूँ। और जो पहले वाले चैप्टर के भी आप तुम्हें खुद ही करने हैं, और कौन सा क्वेश्चन न हो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। तो पेज नंबर निकाल ले 346 पर, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये है कि 1 जूल कार्य बराबर है। देखो 1 जूल बराबर होता है किसके, मैंने आपको बताया था कि 1 जूल जूल और अर्ग में हमारा जो संबंध आया था वो क्या आया था, यही तो आया था 10 की पावर 7 अर्ग। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर कितना होता है 7 अर्ग के, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ये था कि यदि आरोपित बल को दिशा तथा वस्तु के विस्थापन में कोण 0 डिग्री है तो किया गया कार्य होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि जब हम थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं यानी दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो जो किया गया कार्य है वो क्या होता है धनात्मक, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कोस 0। तो कोस 0 की वैल्यू 1 बताई थी मैंने, तो यहाँ से तो W की वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी एफ एस। इसके बाद में है कि शून्य कार्य की परिस्थिति में बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण होना चाहिए। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, लंबवत का मतलब है 90 डिग्री, ठीक है। तो किया गया कार्य कितना होता है शून्य, कराया था ये भी। और रस्सी कस के खेल में हारने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य होता है कितना होता है ऋणात्मक, ठीक है। बताया था मैंने भी कि देखो जब एक टीम तो इधर को खींचती है और दूसरी टीम इधर को खींचती है, तो क्या होता है कि जब एक दूसरे को खींचती है और जैसे ही ये छोड़ती है तो वो वाली पीछे की ओर गिर जाती है, क्योंकि उन्होंने धनात्मक कार्य क्या है ज़्यादा कार्य, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि रस्सी कस के खेल में ऋणात्मक कार्य किया जाता है जो टीम हारती है। अब इसके बाद में किसी वस्तु पर कार्य करने वाला 50 न्यूटन का बल यानी एफ की वैल्यू 50 न्यूटन है और बल और किया गया कार्य इतना है, तो वह कितनी दूरी तक विस्थापित होगा। तो देखो जो हमारा कार्य का फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया था कि जो W बराबर है एफ इंटू एस, ठीक है। जब हम एस काटते हैं तो W बटे एफ हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम 500 को 50 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारा 5 मीटर। तो 5 मीटर आएगा 10 मीटर, देखो 0 से 0 कट गई तो 5×50 तो 10 मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद है कि कार्य W बल और विस्थापन D के बीच संबंध क्या होता है, W बराबर एफ एस होता है लेकिन एस के स्थान पर दिया हुआ है D, तो W बराबर हो जाएगा एफ डी। अब इसमें कहा कि गति के गुण द्वारा संचित ऊर्जा होती है, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं हम गतिज ऊर्जा। और जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है क्या होता है हमारा 1/2 mv²। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गई होगी ये वाली बातें। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा क्या है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता कहलाती है, क्षमता क्या होती है ऊर्जा। तो मैंने देखो जो कार्य करने की दर होती है वो तो कहलाती है शक्ति, और जो क्षमता होती है ये कहलाती है हमारी ऊर्जा। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है, क्योंकि मैंने सब लिखवा रखा है। फिर है इसके बाद यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों देखो हमें पता है कि k बराबर क्या होता है 1/2 mv²। यदि हम m की वैल्यू 2 गुना करते हैं तो k की वैल्यू भी क्या होगी 2 गुना ही होगी, तो क्या हो जाएगा 2 गुना। फिर है कि यदि वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो c गतिज ऊर्जा होगी। देखो यहाँ पे k बराबर 1/2 mv² है, ठीक है। यानी जो v की वैल्यू है हमारे पास कितनी है ये 2 गुनी कर रहा है, v बराबर कितना रखेंगे हम 2 रखेंगे और इसका है स्क्वायर। तो जब हम 2v का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम वेग का मान 2 गुना करते हैं तो 2 गुना करने पर हमें क्या होता है गतिज ऊर्जा का मान 2 दूनी 4 गुना प्राप्त होता है, ठीक है।
कितना होता है हमारे पास ये 4 गुना। प्यारे बच्चों आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो जो ये ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ तुम्हें फेयर में करने हैं ये वाले, इस वाले चैप्टर के। ठीक है, और जो पिछले वाले चैप्टर के उनकी रीडिंग करनी है। अब इसके बाद में है हमारा कि एक खींची हुई रबर के लिए स्थितिज ऊर्जा होती है। देखो इस क्वेश्चन नंबर है 11 कि एक खींची हुई रबर के लिए स्थितिज ऊर्जा है। तो प्यारे बच्चों जब हम एक रबड़ को खींचते हैं तो रबड़ को खींचने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यानी कि उसके जो छल्ले होते हैं बीच में उनकी टक्कर होती है, और इन टक्करों के कारण इनके जो बीच में होती है वो होती है प्रत्यास्थ ऊर्जा। ठीक है, तो किस पे टिक लगाएंगे हम, प्रत्यास्थ ऊर्जा पर। फिर इसके बाद है कि एच ऊंचाई पर स्थित एम द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। देखो मैंने आपको बताया था कि जब एम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर हो तो वहाँ पर जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है या किया गया कार्य है डब्ल्यू बराबर कितना होता है, mgh। ठीक है, इसके बाद है कि एक उड़ती चिड़िया में होती है। देखो जो चिड़िया उड़ती है उसमें क्या है, क्या होती है, यानी ये बताओ कि जो हमारी चिड़िया होती है, ठीक है, उसमें क्या है, स्थिति भी परिवर्तन करती है, और स्थिति के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थिति ऊर्जा। लेकिन साथ साथ क्या है, वो गति भी करती है, और गति के कारण कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी उड़ती हुई चिड़िया है उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी और उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है तुम्हारी बुक के। ठीक है, अब इसके बाद में है हमारा जो क्वेश्चन है ये है कि एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह अधिकतम ऊंचाई पर जाकर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इसने कहा कि यह प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब ये बताओ टक्कर थोड़ी हो रही है, जैसे कि हमने फेंकी वो और ऊपर जाने के बाद क्या हो गई, विरामावस्था में आ गई, तो प्रत्यास्थ ऊर्जा का तो इसमें कोई काम ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में यह गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। देखो जब हम किसी भी वस्तु को एच ऊंचाई पर फेंकते हैं तो ऊपर जाकर रुक जाती है, तो उसकी स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा होगी उसमें, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन ये क्या है, हमने ग्रेविटी के अंतर्गत फेंक किया ऊपर की ओर, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या होगी, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस पे पी पे टिक करना है। ठीक है, पता लग गया सभी को क्यों होगी, क्योंकि वह एच ऊंचाई पर उपस्थित होगी और क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करेगी। अब इसके बाद है कि जब एक विद्युत बल्ब से विद्युत धारा ली जाती है तो विद्युत धारा परिवर्तित हो जाती है। देखो जो बल्ब है, बल्ब क्या करता है, ठीक है, यानी कि बल्ब द्वारा जो हमारी धारा प्रवाहित कर दी बल्ब में, तो जो विद्युत धारा पर परिवर्तित हो जाती है। देखो जब बल्ब में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो हमें ऊष्मा भी देगा क्योंकि गर्म होगा, और साथ साथ ही प्रकाश भी देगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा भी होगी और प्रकाशीय ऊर्जा भी। फिर इसने कहा कि एक एच ऊंचाई से कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है और जब यह आधी ऊंचाई पर गिर जाती है तो इसमें संचित होगी। देखो जब वो वस्तु आधी ऊंचाई पर होगी तो इसका मतलब है उसकी स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा भी होगी, और गति कर रही है आधी ऊंचाई पर क्योंकि गति करके ही तो आई थे, तो वहाँ पर क्या है, उसकी गतिज ऊर्जा भी होगी। तो क्या होगी इसमें से, देखो आधी ऊंचाई पर आधी स्थितिज ऊर्जा तथा आधी गतिज ऊर्जा, क्योंकि जो h/2 है जब हम निकालते हैं तो mgh/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारी गतिज ऊर्जा है, जैसे हम k बराबर 1/2 mv² में v का मान निकालते हैं, ठीक है, तो हमें mgh/2 ही मिलेगा। तुम इसमें वो लगा के देख लेना कौन सा, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम करवाया था मैंने। ठीक है, सबसे पहले v का मान निकालते हैं और उसके बाद अदर क्वेश्चन करते हैं फिर हम। तो माइक्रोफोन बदलता है, देखो जो माइक्रोफोन होता है, ठीक है, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब इसके बाद में सरल लोलक में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है जब लोलक स्थित है कहाँ पे, जब अधिकतम स्थिति में। अधिकतम स्थिति का मतलब है सरल लोलक ये है जब ये इस कंडीशन में होता है, क्योंकि सरल लोलक ऐसे गति करता रहता है, और जब ये यहाँ पे आ जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या है, अधिकतम स्थिति होगी जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा भी अधिकतम होगी, और जो गतिज ऊर्जा होती है ये होती है इसके मध्य बिंदु वाले पे। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं सरल लोलक में गतिज ऊर्जा अधिकतम
है जब लोलक स्थित है माध्य स्थिति में। ठीक है, इसमें कहा कि इसमें शक्ति का मात्रक नहीं है। देखो वाट भी शक्ति का मात्रक है, HP भी शक्ति का मात्रक है, किलोवाट भी, और किलोवाट घंटा नहीं है। ठीक है, तो इस पर टिक कर दो। तो एक वस्तु की शक्ति जिस पर F बल कार्यरत है, जो v वेग से गतिमान है, तो शक्ति क्या होती है? F और v के पदों में P बराबर, मैंने लास्ट टॉपिक कराया था, क्या होती है? FV। तो इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट घंटा भी है, किलोवाट नहीं है। ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, तो इसका जो ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, जो व्यवहारिक, वाणिज्य का मतलब है यहाँ पे व्यवहारिक भी, ठीक है, तो क्या है? किलोवाट घंटा है, क्योंकि जो घरों की रीडिंग नापी जाती है मीटर की, वो इसी में नापी जाती है। तो 60 वाट का बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा उपमुक्त करेगा? तो यहाँ पे तुम्हें देखो 24वां, जो 60 वाट है, W बराबर क्या होगा? P गुणा T। तो 60 गुणा 60 3600। 1 मिनट में कितनी मिनट होती है? 1 मिनट में सेकंड होती है 60। तो 60 की जब हम 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3600 मिलेगा प्यारे बच्चे। 36,000 शायद गलत दे रखा है। ठीक है, क्योंकि 60 की जब हम 60 में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? मैंने रिलेशन बताया था, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। देखो ये ऑब्जेक्टिव सभी को क्या है? फेयर में करने हैं, और फेयर में करने के बाद, ठीक है, और मंडे में सभी बच्चे क्या है? वर्क सेंड किया करो। तीन बच्चे ही सेंड करते हैं बस। तो आज हम वीडियो इतनी ही बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वर्क हो जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट